जिस पति को ऑटो वाला समझकर छोड़ गई पत्नी, वही 10 साल बाद आईपीएस बनकर पहुंचा पत्नी की गांव। फिर जो हुआ, हर कोई सन्न रह गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश के सोनपुर जिले की, जहां आदित्य मिश्रा और नेहा मिश्रा की शादी पूरे सम्मान के साथ हुई थी। आदित्य किसी बड़े घराने से नहीं था, लेकिन उसके पिता रामशरण मिश्रा सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। इलाके में उनकी इज्जत थी। नेहा के घरवालों को यही भरोसा था कि शिक्षक का बेटा पढ़ा लिखा है, मेहनती है और जिंदगी संभाल लेगा। शादी के शुरुआती दिन सामान्य थे। नेहा को लगा कि उसका पति थोड़ा शांत है, कम बोलता है, लेकिन ये बात उसे खली नहीं। आदित्य अक्सर कहता, थोड़ा समय चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने भी यही सोचा कि हर नई शादी में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद आदित्य शहर चला गया। बोला कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है। सोनपुर जैसे जिले में यह बात नई नहीं थी। कई लड़के बाहर जाते थे, कुछ लौटते थे, कुछ नहीं। नेहा ने उसे विदा किया, मन में उम्मीद रखकर कि एक दिन वह किसी अच्छी नौकरी की खबर लेकर लौटेगा। घर में पीछे रह गए उसके माता पिता। मां कमला मिश्रा हर दिन पूजा के बाद बेटे के लिए दुआ करती। पिता स्कूल जाते, लौटकर बस इतना पूछते, पढ़ाई ठीक चल रही है? आदित्य फोन पर बस हां कह देता। समय बीतने लगा, महीने गुजरते गए। आदित्य जब भी घर आता, उसके कपड़े साधारण होते, चेहरा थका हुआ। नेहा पूछती, अब क्या हुआ? आदित्य मुस्कुरा देता, बस तैयारी। नेहा धीरे धीरे बेचैन होने लगी। आसपास के लोग सवाल करने लगे थे, बहू, दामाद क्या करते हैं? अभी कुछ फिक्स नहीं। अरे, शिक्षक का बेटा है, पर नौकरी नहीं। पहले ये सवाल बाहर थे, फिर घर के भीतर घुसने लगे। एक दिन नेहा ने आदित्य से साफ पूछा, तुम असल में करते क्या हो? आदित्य ने नजरें चुरा ली। जो जरूरी है, ये जवाब नेहा को चुभ गया। उसे लगा कि उसका पति उससे कुछ छुपा रहा है। भरोसे में पहली दरार वहीं पड़ी। उधर शहर में आदित्य की हालत आसान नहीं थी। तैयारी के साथ साथ खर्च चलाने के लिए उसे जो भी काम मिला वह करता। कभी ट्यूशन, कभी छोटे मोटे काम। कुछ दिन ऐसे भी आए जब पैसे खत्म हो गए। उन्हीं दिनों एक जानकार ने कहा, कुछ समय ऑटो चला लो, पढ़ाई मत छोड़ना। आदित्य ने बहुत सोचा। उसे पता था कि अगर ये बात घर तक पहुंची तो क्या होगा, लेकिन पेट और किराया दोनों किताबें नहीं समझते। उसने तय किया, कुछ दिन ही सही। नेहा को इस फैसले की भनक नहीं थी। सोनपुर में बातें तेज थी। लड़का शहर में भटक रहा है, आजकल तो पढ़े लिखे भी ऑटो चला रहे हैं। नेहा हर बात को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन मन बार बार उसी सवाल पर लौट आता, आदित्य आखिर कर क्या रहा है? एक दिन उसने तय किया कि बिना बताए शहर जाएगी। सामने से देखेगी, तभी सच्चाई समझ आएगी। उसने घर में बस इतना कहा, मायके जा रही हूं, और शहर के लिए निकल पड़ी। शहर की सड़कें उसे अजनबी लगी। भीड़, शोर, भागते लोग। उसने आदित्य का कमरा ढूंढा। कमरा बंद था। पड़ोसी ने कहा, शाम को आता है। नेहा बाहर इंतजार करने लगी। तभी सड़क के मोड़ से एक ऑटो आया। ऑटो रुका। ड्राइवर ने सवारी उतारी। नेहा की नजर उस चेहरे पर पड़ी और वह जैसे जड़ हो गई। वह आदित्य था। साधारण कपड़े, माथे पर पसीना, हाथ में स्टीयरिंग। वही आदमी जिसे उसने पति मानकर अपना भविष्य सौंपा था। नेहा ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गई। उस पल उसके भीतर 1000 सवाल उठे, लेकिन एक भी शब्द बाहर नहीं आया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। शिक्षक का बेटा और ऑटो। उसके कानों में लोगों की बातें गूंजने लगी। आदित्य ने उसे नहीं देखा। वो किराया लेकर आगे बढ़ गया। नेहा वहीं खड़ी रही, आंखें भर आई, लेकिन आंसू नहीं गिरे।
उसने तय कर लिया कि वह इस जिंदगी के लिए नहीं बनी। बिना आदित्य से मिले, बिना कोई सवाल पूछे, नेहा उसी रात सोनपुर लौट गई। और उसी रात उसके मन में एक फैसला जन्म ले चुका था। वो उस आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसे उसने ऑटो चलाते हुए देखा था। अगली सुबह मां बाप से मिलने का बहाना बनाकर नेहा मायके पहुंची तो किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। मां ने बस इतना पूछा, अचानक कैसे? नेहा ने कहा, मन नहीं लग रहा था। यह आधा सच था और आधा वह जो उसने अपने भीतर ही दबा लिया। उस दिन मायके में रात भर उसे नींद नहीं आई। आंख बंद करती तो वही दृश्य सामने आ जाता। आदित्य ऑटो की ड्राइविंग सीट पर पसीने में डूबा हुआ। उसे याद आया कि शादी के समय सबने क्या क्या कहा था। शिक्षक का बेटा है, समझदार है, आगे बढ़ेगा। अब वही बातें ताने बनकर उसके दिमाग में घूम रही थी। सुबह होते ही घर का माहौल बदल गया। पिता दीनानाथ पांडे ने पूछा, आदित्य कहाँ है? नेहा ने पहली बार साफ कहा, वो शहर में ऑटो चलाता है। ये सुनते ही पिता का चेहरा सख्त हो गया। तुम मजाक कर रही हो? नेहा ने सिर हिला दिया। मैंने खुद देखा है। घर में सन्नाटा फैल गया। मां चुप रही, लेकिन पिता की आवाज ऊंची हो गई। शादी से पहले यह बात क्यों नहीं बताई गई? उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ और हमारे साथ धोखा किया है। उसी दिन से घर में फैसले होने लगे। रिश्तेदारों को खबर लग गई। कोई सहानुभूति दिखाने आया, कोई सलाह देने। लड़की सही समय पर समझ गई। ऐसे आदमी के साथ पूरी जिंदगी खराब हो जाती। आज ऑटो, कल क्या? नेहा सब सुनती रही। वो खुद से यही कहती रही कि उसने जो देखा वही सच है, बाकी सब बातें बेकार हैं। उधर शहर में आदित्य अपने रोज के काम में लगा रहा। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ आ चुका है। वो ऑटो चलाकर लौटा, कमरे में बैठकर पढ़ाई की और रात को सासू मां का फोन आया, नेहा आई है। आदित्य चौंक गया। क्यों? कहती है कुछ दिन रहेगी। आदित्य ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने सोचा शायद घर की याद आई होगी। उसने खुद फोन नहीं किया। उसे लगा कि अगर वह कॉल करेगा तो सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके पास अभी साफ जवाब नहीं है। 2 दिन बाद नेहा ने खुद फोन किया। आवाज ठंडी थी। मैं यही रहूंगी। आदित्य ने पूछा, क्यों? नेहा ने एक पल चुप रहकर कहा, मैंने तुम्हें शहर में देख लिया था। आदित्य समझ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द साथ नहीं आए। मैं समझा सकता हूं, बस इतना कह पाया। नेहा ने साफ कहा, अब कुछ समझने को नहीं बचा, और फोन कट गया। आदित्य देर तक मोबाइल देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि चुप्पी भी भारी पड़ सकती है। उसने तय किया कि वो अभी घर नहीं जाएगा। अगर वह गया तो या तो बहस होगी या फिर मजबूरी में कोई झूठ बोलना पड़ेगा। वह दोनों नहीं चाहता था। सोनपुर में पिता ने साफ शब्दों में कहा, तुम यही रहोगी। नेहा ने विरोध नहीं किया। उसके मन में डर बैठ चुका था। डर उस भविष्य का जो उसे ऑटो की सीट पर दिखा था। दिन बीतने लगे। नेहा का मायके में रहना अब सामान्य माना जाने लगा। लोग पूछते, ससुराल कब? वह जवाब देती, अभी नहीं। उधर आदित्य के घर में भी बातें शुरू हो गई। मां कमला मिश्रा को पड़ोसियों ने सुनाया, बहू चली गई है। मां ने कहा, कुछ दिनों की बात है, लेकिन उनके दिल को भी अंदाजा हो चुका था कि मामला साधारण नहीं है। आदित्य ने घर पर पैसे भेजे, लेकिन घर लौटने की बात टालता रहा। वह दिन में ऑटो चलाता, रात को पढ़ता। अब पढ़ाई में और ज्यादा डूब गया था। उसे लगने लगा कि अगर वह टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। एक दिन पिता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। आदित्य को खबर मिली तो वो तुरंत सोनपुर आया। घर में माहौल भारी था। नेहा वहां नहीं थी। आदित्य ने मां से पूछा, वो? मां ने बात काट दी, अभी मत पूछो। आदित्य पिता के पास बैठा। पिता ने धीमे से कहा, इज्जत काम से नहीं, सोच से आती है।
पर समाज को ये समझाने में वक्त लगता है। आदित्य की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा। वो उसी शाम शहर लौट गया। अब उसके भीतर एक ही बात घूम रही थी, उसे खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई उसके हालात देखकर फैसला न कर सके। मायके में नेहा ने भी एक फैसला कर लिया था। उसने साफ कह दिया, मैं अभी वापस नहीं जाऊंगी। ये अभी लंबा होने वाला था। दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े थे। बीच में न कोई समझौता था, न कोई साफ विदाई। बस एक दृश्य था जिसने सब कुछ बदल दिया था। और उस दृश्य के बाद रिश्ते अब शब्दों से नहीं, वक्त से बात करने वाले थे। आदित्य ने यही मान लिया था और उसी मान्यता के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी को एक ही दिशा में मोड़ दिया। शहर अब उसके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा था, वह एक परीक्षा कक्ष बन चुका था। सुबह आंख खुलते ही किताबें, दिन में काम और रात में फिर वही सिलेबस। थकान होती थी, पर रुकने का विकल्प नहीं था। वह जानता था कि अगर उसने खुद को ढीला छोड़ा तो वही ठप्पा हमेशा के लिए उसके नाम के साथ जुड़ जाएगा, नाकाम। ऑटो चलाना अब मजबूरी से ज्यादा जरूरत बन चुका था। कुछ घंटे की ड्राइविंग से जो पैसे मिलते वही उसकी तैयारी को जिंदा रखते। वह कोशिश करता कि किसी जान पहचान वाले की नजर न पड़े। उसे पता था कि खबरें तेज चलती हैं और शब्द ज्यादा नुकसान करते हैं। नेहा से कोई बात नहीं हुई। फोन नंबर वही था, पर दूरी बढ़ चुकी थी। कभी कभी पढ़ते समय आदित्य का ध्यान भटकता। उसे लगता, अगर वो उस दिन ऑटो नहीं चलाता तो शायद सब अलग होता। फिर खुद को रोक लेता, काश से आगे बढ़ने का वक्त नहीं था। इसी बीच पिता की हालत लगातार बिगड़ती गई। अस्पताल, दवाइयां, जांच, सब चलता रहा। आदित्य हर हफ्ते पैसे भेजता, हाल पूछता, पर खुद नहीं रुकता। उसे लगता था कि अगर वह यहां अटक गया तो घर भी नहीं संभलेगा और सपना भी टूट जाएगा। एक रात मां का फोन आया। आवाज पहले से ज्यादा थकी हुई थी। पिता बहुत कमजोर हो गए हैं, बस इतना कहा। आदित्य उसी रात सोनपुर पहुंचा। घर में वही पुरानी दीवारें थी, लेकिन हवा भारी थी। पिता चारपाई पर लेटे थे, आंखें बंद। आदित्य ने उनका हाथ पकड़ा। आ गया? पिता ने धीमे से पूछा। हां, आदित्य ने कहा। कुछ देर चुप्पी रही। फिर पिता बोले, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है? आदित्य ने जवाब दिया। पिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद कर ली। वह उनकी आखिरी मुस्कान थी। अगली सुबह घर में सन्नाटा था। रिश्तेदार आए, दिलासा दिलाए, बातें हुई। हर किसी की जुबान पर वही सवाल, अब क्या करेगा? आदित्य ने किसी को जवाब नहीं दिया। मां कमला मिश्रा ने बेटे का कंधा थामा और बस इतना कहा, अब तुम्हें और मजबूत होना होगा। पिता के जाने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई। मां अकेली थी, घर सूना था और समाज की निगाहें और तेज। आदित्य कुछ दिन रुका, फिर लौट गया। मां ने रोका नहीं। वह जानती थी कि बेटे का रास्ता घर की चौखट से आगे है। दिल्ली लौटकर आदित्य ने खुद से एक वादा किया, अब कोई बहाना नहीं, कोई ढील नहीं। उसने ऑटो के घंटे तय कर दिए और पढ़ाई का समय और सख्त कर लिया। दोस्त कम, किताबें ज्यादा। त्योहार बीते, मौसम बदले, पर उसकी दिनचर्या नहीं बदली। पहली बार परीक्षा दी, असफल रहा। दूसरी बार, फिर असफल। हर असफलता के बाद एक सवाल उठता, क्या सही कर रहा हूं? और हर बार एक ही जवाब मिलता, रुकना और गलत होगा। मां हर फोन पर बस यही कहती, हिम्मत रखना। उनकी आवाज में भरोसा था और वही भरोसा आदित्य को खड़ा रखता था। तीसरी कोशिश में हालात बदले। इंटरव्यू के दिन आदित्य ने कोई खास उम्मीद नहीं बांधी थी। उसने बस सच बोला, अपने हालात का, अपनी तैयारी का और अपने इरादे का। बाहर निकला तो मन हल्का था, जैसे बोझ उतरा हो। कुछ हफ्तों बाद लिस्ट आई।
आदित्य ने अपना नाम देखा, आईपीएस। कुछ सेकंड तक उसे यकीन नहीं हुआ। फिर उसने मां को फोन किया। हो गया, बस इतना कहा। उधर से आवाज आई, रोते हुए, हंसते हुए, पिता होते तो। आदित्य की आंखें भर आई। ट्रेनिंग के दिन शुरू हुए। नई जगह, नए लोग, नई पहचान। अब उसे कोई ऑटो वाला नहीं कहता था। अब वो वर्दी पहनने की तैयारी कर रहा था। पर उसके भीतर कहीं वही साधारण आदमी था जिसने सब सहकर आगे बढ़ना सीखा था। ट्रेनिंग के दौरान मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आदित्य भागा, पर देर हो चुकी थी। कमला मिश्रा चली गई। अंतिम संस्कार के बाद आदित्य देर तक उसी जगह बैठा रहा। मां की बातें याद आई। अगर पढ़ा लिखा आदमी समाज के काम न आए तो उसकी पढ़ाई अधूरी है। उसी दिन आदित्य ने तय किया कि वह सिर्फ अफसर नहीं बनेगा। वो अपनी मां के नाम पर एक काम शुरू करेगा। ऐसा काम जो उन लोगों के लिए हो जिनके फैसले हालात ने छीने थे। ट्रेनिंग पूरी हुई। पहली पोस्टिंग मिली। नाम के आगे अब आईपीएस था। शहर में, कस्बे में, हर जगह चर्चा होने लगी। मीडिया ने लिखा, लोगों ने बातें की, और उन्हीं बातों के बीच एक नाम उभरा, कमला मिश्रा सेवा एवं शिक्षा फाउंडेशन। नेहा ने यह नाम अखबार में देखा, आदित्य का नाम भी। पहली बार नेहा ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आधा सच देखकर पूरा फैसला कर लिया हो। और उसी सवाल के साथ कहानी एक और मोड़ की तरफ बढ़ चली थी, जहां पहचान वर्दी से नहीं, कर्म से तय होने वाली थी। नेहा ने वही अखबार मोड़ा और अलमारी में रख दिया, लेकिन सवाल उसके भीतर खुला रह गया। दोस्तों, सोनपुर अब वैसा नहीं रहा था। समय ने लोगों की बोली बदल दी थी, पर याददाश्त नहीं। नेहा जिस घर में रहती थी, वहां फैसले दूसरों की जुबान पर होते थे। पिता की सेहत गिरती जा रही थी। इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा था। रिश्तेदारों का आना कम और सलाह ज्यादा हो गई थी। लंबा नहीं चलेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ ही महीनों में हालात टूटने लगे। पिता नहीं रहे। घर पर कर्ज चढ़ा हुआ था। दस्तावेजों में उलझने थी। नेहा ने शहर जाने का फैसला किया, काम की तलाश में, और शायद खुद से भागने के लिए भी। वो मायके से निकल आई, बिना किसी विदाई के। शहर ने उसे अपनाया नहीं, बस जगह दी। एक छोटे से कमरे में उसने रहना शुरू किया, और जो भी काम मिला कर लिया, क्योंकि इज्जत की बातें पीछे छूट गई थी और रोजी सामने आ गई थी। इसी बीच उसी शहर में एक और नाम गूंजने लगा, आईपीएस आदित्य मिश्रा। कानून व्यवस्था सख्त होने लगी थी। अवैध कब्जों पर कार्रवाई, दलालों की धरपकड़ और एक नई सख्ती जिसमें किसी का नाम नहीं, सिर्फ नियम चलता था। उसी के साथ एक और खबर फैलती, कमला मिश्रा सेवा एवं शिक्षा फाउंडेशन। लोग कहते, वर्दी के साथ दिल भी है। कमरे का किराए का बोझ नेहा नहीं उठा पाई, इसीलिए शहर के रेलवे लाइन के पास की झोपड़ियों में वह भी रहने लगी। वहां नियमों से ज्यादा हालात चलते थे। बिजली अनियमित, पानी सीमित, और पहचान सिर्फ एक गरीब। एक सुबह खबर फैली, अवैध कब्जों पर बड़ा एक्शन होने वाला है। लोग घबराए। कुछ ने सामान बांधा, कुछ ने उम्मीद बांधी। नेहा चुप रही। उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन बाद प्रशासन की गाड़ियां आई। अफसरों की भीड़, कागजों की फाइलें और सख्त आवाजें। नेहा दूर खड़ी रही। उसने किसी चेहरे को ढूंढा नहीं, पर नाम हवा में तैर रहा था, आदित्य मिश्रा। जब वह सामने आया, नेहा ने उसे पहचाना नहीं, पहले नहीं। वर्दी, अनुशासन और वह ठहराव, सब बदला हुआ था। फिर उसने उसकी चाल देखी, उसकी आंखों की गंभीरता, और पहचान अचानक लौट आई। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। आदित्य ने उसे देखा, बस एक नजर, पहचान का कोई संकेत नहीं दिया। उसके हाथ में फाइल थी और आवाज में नियम,
सूचना पहले दी गई थी। उसने कहा, पुनर्वास की प्रक्रिया साथ साथ चलेगी। कुछ झोपड़ियां हटी, कुछ लोगों ने विरोध किया। आदित्य ने वही किया जो कानून कहता था, न ज्यादा न कम। बीच बीच में एक टीम अलग काम कर रही थी। लोगों के नाम लिखे जा रहे थे, जरूरतें नोट की जा रही थी। नेहा का नाम भी लिखा गया। शाम तक काम रुका। टीम वापस जाने लगी। आदित्य आखिरी बार साइट पर नजर डाल रहा था। नेहा ने आगे बढ़कर कहा, सर। आवाज कांप गई। आदित्य रुका। उसने देखा। एक पल ठहरा। कहिए, उसने कहा। आवाज में दूरी थी। नेहा ने कुछ कहना चाहा, माफी, सफाई, सवाल, सब एक साथ, पर शब्द नहीं निकले। आदित्य ने फाइल बंद की। एनजीओ की टीम आपसे संपर्क करेगी, उसने कहा। कागज पूरे रखें, बस इतना। वो मुड़ा और चला गया। नेहा वहीं खड़ी रही। उसे लगा सबसे भारी सजा वही थी, जहां कोई ताना नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ पछतावा। अगले हफ्ते एनजीओ की टीम आई। रहने की अस्थायी व्यवस्था, काम के विकल्प और जरूरी मदद, सब हुआ। किसी ने आदित्य का नाम नहीं लिया, पर हर फॉर्म के नीचे वही हस्ताक्षर थे। नेहा को समझ आ गया, कुछ लोग जवाब देकर नहीं, व्यवस्था बनाकर आगे बढ़ते हैं। उस रात उसने पहली बार खुद से सच कहा। उसने उस दिन पूरा आदमी नहीं देखा था, सिर्फ एक मजबूरी देखी थी। और उसी अधूरे सच पर उसने पूरा फैसला कर लिया था। शहर में आदित्य का नाम और फैलता गया, पर वो हर जगह एक ही तरह से काम करता, शांत, सख्त और निष्पक्ष। किसी से पुराना हिसाब नहीं, किसी से निजी बात नहीं। नेहा ने तय किया, वो पीछे नहीं जाएगी, पर आगे देखने की कोशिश करेगी। उसने काम संभाला, कागज पूरे किए और खुद को उसी व्यवस्था का हिस्सा बनाया जो उसे गिराने नहीं, उठाने आई थी। और उसी कोशिश के बीच उसे समझ आया कि असली टकराव अभी बाकी है, क्योंकि कहानी का आखिरी अध्याय अभी बाकी था, जहां कानून और इंसानियत एक साथ खड़े होने वाले थे। और वही दिन आदित्य मिश्रा के लिए सबसे कठिन भी था और सबसे साफ भी। अगले दिन कार्रवाई के बाद शहर में बातें तेज हो गई। कुछ लोगों ने कहा, नया अफसर है, सख्ती दिखा रहा है। कुछ ने कहा, कम से कम व्यवस्था तो बना रहा है। आदित्य इन बातों से दूर रहा। उसके लिए हर दिन एक फाइल था, हर फाइल में एक जिंदगी, और हर जिंदगी के साथ एक जिम्मेदारी। रेलवे लाइन वाली कार्रवाई के बाद उसने उसी शाम ऑफिस में एनजीओ की रिपोर्ट देखी। कितने लोगों को अस्थायी जगह मिली, कितनों को काम से जोड़ा गया, किनके कागज अधूरे थे। एक नाम उसकी नजर में अटक गया, नेहा मिश्रा। वो कुछ पल रुका, फिर फाइल बंद कर दी। उसने तय किया, न कोई निजी आदेश, न कोई विशेष रियायत। जो नियम कहेगा वही होगा। अगले हफ्तों में कमला मिश्रा सेवा एवं शिक्षा फाउंडेशन का काम और फैलने लगा। तैयारी करने वाले युवाओं के लिए क्लास, महिलाओं के लिए कानूनी मदद और रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग। आदित्य ने इसे कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया, पर लोग पहचान खुद बना लेते हैं। सोनपुर में अब उसका नाम अलग तरह से लिया जाने लगा था। शिक्षक का बेटा अफसर बन गया, मां के नाम पर काम करता है, वर्दी के साथ घमंड नहीं है। उधर नेहा ने भी अपनी जिंदगी को संभालना शुरू किया। एनजीओ के जरिए उसे स्थायी काम मिला, रहने की व्यवस्था ठीक हुई। पहली बार उसे लगा कि वह किसी के एहसान पर नहीं, एक सिस्टम के सहारे खड़ी है। एक दिन ऑफिस में आदित्य को सूचना मिली कि पुनर्वास योजना की अंतिम सूची पर उसके हस्ताक्षर चाहिए। सूची लंबी थी, हर नाम के आगे जरूरत और समाधान लिखा था। उसने ध्यान से पढ़ा, एक एक पन्ना पलटा। नेहा का नाम फिर सामने आया। आदित्य ने बिना रुके हस्ताक्षर कर दिए। बस वही आखिरी मुलाकात थी, कागजों पर। शाम को वो ऑफिस से निकला। बाहर वही शहर था, भीड़,
शोर, दौड़ती जिंदगी। उसने गाड़ी रुकवाई और थोड़ी देर पैदल चला। उसे मां की आवाज याद आई, ताकत मिल जाए तो पहले उसे संभालना सीखो। उसने फोन निकाला और एनजीओ की टीम को निर्देश दिए, अगले महीने से ट्रेनिंग सेंटर और बढ़ाए जाएंगे। किसी का नाम नहीं लिया गया, न जरूरत थी। कुछ दिनों बाद नेहा ने अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी। आईपीएस आदित्य मिश्रा ने कहा, अफसर होना पद नहीं, जिम्मेदारी है। उसने अखबार बंद किया। उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न आंसू, बस एक ठहराव था, जैसे किसी बोझ से आजाद हुई हो। वह जान गई थी कि कुछ फैसले लौटाए नहीं जा सकते, और कुछ लोग अगर आगे बढ़ जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। आदित्य अपनी पोस्टिंग पर व्यस्त रहा। केस चलते रहे, फैसले होते रहे। उसने न कभी पुराने रिश्ते की चर्चा की, न किसी से शिकायत। उसके लिए जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी, जो बदला नहीं जा सकता और जो सुधारा जा सकता है, और उसने सुधार को चुना था। सोनपुर की इस कहानी का अंत किसी मिलन पर नहीं हुआ, न किसी बदले पर। वो खत्म हुई एक सादे सच पर, कि जो इंसान हालात में टूटकर भी दूसरों के लिए रास्ता बना दे, वही सच में बड़ा होता है। और यही वजह थी कि जिस आदमी को कभी लोग ऑटो वाला कहकर आंकते थे, आज उसी का नाम समाज इज्जत से लेता था। बिना शोर, बिना दिखावे, सिर्फ उसके काम की वजह से। दोस्तों, किसी इंसान की पहचान उसके हालात से नहीं, उसकी सोच और मेहनत से होती है। काम कभी छोटा नहीं होता, मजबूरियां होती हैं। अधूरा सच देखकर लिया गया फैसला अक्सर सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है, जबकि धैर्य इंसान को सही मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या आप भी उसी एक दृश्य पर पूरा रिश्ता तोड़ देते? और अगर आप आदित्य की जगह होते तो क्या समाज के तानों के सामने टिक पाते? क्या आज भी हम लोगों को उनके संघर्ष से नहीं, सिर्फ उनकी हालत से जज करते हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक प्रतिक्रिया किसी और को टूटने से बचा ले। और अगर ये कहानी आपको कहीं अंदर तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल स्टोरी बाय बीके को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।